हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में कर रहे हैं। इसके तहत हमने आपको 24 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम 24 से आगे 25 से लगते हैं, जो कि आपके 5 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो इसके तहत अब देखिए, संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए कि संसार में कहाँ पर कितनी नगरीय जनसंख्या है और कितनी आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। तो उसके तहत देखिए, संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जो आपको दर्शाएंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले है जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। निवास के आधार का मतलब है कि किस प्रकार के निवास स्थानों में और कौन सी जगह के निवास स्थानों में लोग रहते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण विभाजन होता है कि ये वाले इस प्रकार के निवास स्थान में रहने वाले लोग ग्रामीण होते हैं और जहाँ निवास स्थान थोड़ा सा अच्छा नहीं होता वो ग्रामीण होते हैं, और जहाँ का निवास स्थान अच्छा होता है वो नगरीय होते हैं। इसके बाद है आपका ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि गाँव के लोगों का जीविका का आधार जो होता है वो लगभग प्राथमिक क्रियाकलाप ही होता है, और उनका जो सामाजिक दशा होती है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसके विपरीत शहर के लोगों की या नगरीय लोगों की जो आजीविका का माध्यम होता है वो द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप होता है, साथ में उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा अच्छी होती है। उसके बाद है विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि जो टोटल जनसंख्या की बात करें तो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। उसके बाद है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होता है। यानी कि गाँव का अगर हम देखें तो वहाँ पर आयु और लिंग संगठन जो होगा वो आपका अलग प्रकार का होगा। वहाँ पर व्यावसायिक संरचना में आप देखोगे अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं या फिर कृषि ही करते हैं। साथ में वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलता है, और विकास का स्तर जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न होता है। इसके विपरीत शहरों में सारी ही परिस्थितियाँ इसके विपरीत होती हैं। उसके बाद है नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण, यानी कि नगरों में रोजगार ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से स्त्रियों के प्रवास के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप व कनाडा के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण पुरुषों की अधिकता हो गई है। यानी कि आपका जो यूरोप वाला क्षेत्र है और कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ पर नगरों में पुरुष ज़्यादा रहते हैं, तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना, ये वाला आपका हेडिंग ऊपर आ चुका है, तो ये वाला यहाँ पर गलती से दे रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से प्रवास से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि गांव से लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा, शहरों की जो जनसंख्या होती है, नगरों की जनसंख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आता है आपका 26 का क्वेश्चन। देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है। यानी कि अगर हम लिंगानुपात की बात करें कि संसार में लिंगानुपात कितना है, विश्व में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। यानी कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। सारे संसार में स्त्रियों के प्रति लिंगानुपात जो है वो प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल होने के 3 कारण पूछे हैं, और प्रतिकूल अनुकूल लिंगानुपात वाले अधिकतर देशों के बारे में पूछा है। कर्म से किस महाद्वीप में है ये भी बताना है। तो देखिए, विश्व में जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 में 990 स्त्रियाँ होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि संसार में लिंगानुपात देखें तो वो 990 होता है। लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण है। तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं जिसके कारण से लिंगानुपात जो है वो महिलाओं के प्रति
अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। देखिए, क्षत्रिय भ्रूण हत्या यानी कि सबसे पहले तो लड़कियों की गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती है। दूसरा, स्त्रियों के का घरेलू हिंसा होना यानी कि महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होती है, जिस कारण से भी लिंग अनुपात पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्षत्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना यानी कि समाज में की स्थिति ज़्यादा अच्छी ना होना। अब आते हैं आपके महाद्वीपों के बारे में पूछा गया कि कौन से में आपके प्रतिकूल है और कौन से में अनुकूल है। तो प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप जो है वो आपका एशिया रहेगा, यानी कि एशिया में महिलाओं का लिंगानुपात प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, अभी बुरा है। इसकी आपकी यहाँ पे बैड कंडीशन पाई जाती है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। और अनुकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप जो है वो यूरोप है। यूरोप में आपके गुड कंडीशन पाई जाती है। तो ये आपका लिंगानुपात की स्थिति देखिए आपने महाद्वीपों में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात में किस प्रकार से भिन्नता है। यानी कि यहाँ पे एक तरफ तो बात की कनाडा व फिनलैंड की, जो कि विकसित देश हैं, वहाँ का ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात, और दूसरी तरफ है आपके जिम्बाब्वे और नेपाल, और वहाँ का ग्रामीण व नगरीय लिंग अनुपात में कैसे भिन्नता पाई जाती है। इनके बीच भिन्नता बतानी है और उत्तरदायी कारक भी बताने हैं कि कौन से कारक जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, कनाडा व फिनलैंड जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के अनुकूल है। तो फिर इसी कारण से वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो काम के तलाश में शहर में जाती हैं और वहाँ पे रहती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष रहते हैं। जबकि नेपाल और जिम्बाब्वे जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो ये और ये वाला जो देश था ना, कनाडा और फिनलैंड, इनमें पुरुषों की संख्या गाँव में अधिक होती है, और नेपाल और जिम्बाब्वे में गाँव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा है, कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित, पहले बात तो क्या है, कनाडा और फिनलैंड दोनों ही विकसित हैं। इनमें नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि नेपाल और जिम्बाब्वे जैसे देश विकासशील देश। तो ये आपने देख लिया, कनाडा और फिनलैंड जो है ना वो तो विकसित देश हैं, और जो आपका नेपाल और जिम्बाब्वे है वो आपके विकासशील देश हैं। तो विकासशील देशों में स्थिति इसके विपरीत होती है, वहाँ नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा देखिए, विकसित देशों में रोजगार के अधिक संभावनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां गांवों से प्रवास कर आती हैं, इसीलिए महिलाओं की संख्या नगरों में अधिक हो जाती है। कहाँ की बात हो रही है, विकसित देशों की, जहाँ पर महिलाएं काम की तलाश में नगरों में जाकर रहना शुरू कर देती हैं और गांव में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद है नंबर 4, देखिए, विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मशीनीकृत भारी पुरुष प्रधान है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं ना, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि का कार्य किया जाता है वो अधिकतर मशीनों से किया जाता है, और मशीनों को चलाने का कार्य पुरुष ही करते हैं। इसीलिए पुरुषों की शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या अधिक हो जाती है। रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इन देशों में अधिक पाई जाती है। उसके बाद है, विकासशील देशों में शहरों में क्षत्रियों के लिए असुरक्षा की भावना अधिक होती है। यानी कि जो विकासशील देश होते हैं, जब भारत जैसे देश में, जहाँ पे महिलाओं के लिए सुरक्षा की भावना कम होती है शहर में, और रोजगार के लिए पुरुष गांव से नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। इसीलिए नेपाल और जिम्बाब्वे जैसे देशों में पुरुष व ग्रामीण क्षेत्रों में क्षत्रियों का निवास स्थान अधिक रहता है। यानी कि गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है और शहरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। कहाँ पर, नेपाल और जिम्बाब्वे में। उसके बाद आता है आपका 28 का क्वेश्चन। तो 28 का क्वेश्चन से पहले हम आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना और रह गया। ये आपका नहीं, मतलब आपका 29 का और 28 का।
2 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट हम आपको कल करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ जाता है तो उसको फिर आप लाइक भी कर देना। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने आसपास के बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और हम आपको इसी प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको